हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव। आई एम एन असिस्टेंट टीचर। आज हम लोग एक मोटिवेशनल स्टोरी थर्ड को कवर करेंगे, जो कि बहुत अच्छी, आप लोग को सुनने के बाद डेफिनेटली इंटरेस्टिंग लगेगी और आप लोग भी ऐसे ही कुछ काम करना चाहोगे डेफिनेटली। अब जुड़े रहिएगा टिल लास्ट। बहुत बड़ी नहीं, छोटी सी है स्टोरी। किसकी अभी आप खुद जान जाएंगे। स्टोरी है श्री रतन टाटा जी की। आप लोग को पता होगा, जो टाटा ग्रुप के चेयरमैन अभी तो नहीं है, बट चेयरमैन थे। अभी चेयरमैन कोई और है। मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 को सूरत में हुआ था। इनका जन्म 28 दिसंबर 1937 में सूरत में हुआ था। इनका एक्चुअली टाटा सन्स के सेवा मुक्त चेयरमैन है, मतलब इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही किसी और को चेयरमैनशिप दी है। रतन टाटा एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति और टाटा सन्स के सेवा मुक्त चेयरमैन है। वह सन 1991 से लेकर 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष रहे। 28 दिसंबर 2012 को उन्होंने टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद को छोड़ दिया, परंतु वह अभी भी टाटा समूह के चैरिटेबल ट्रस्ट के अध्यक्ष बने हुए हैं। वह टाटा ग्रुप के सभी प्रमुख कंपनियों जैसे टाटा स्टील, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, टाटा टी, टाटा केमिकल्स, इंडियन होटल्स और टाटा टेली सर्विसेज के भी अध्यक्ष थे। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने नई ऊंचाइयों को छुआ और समूह का राजस्व कई गुना बढ़ाया। ये तो उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। हम लोग इन्हीं के बारे में एक छोटी सी स्टोरी कवर करेंगे, जो कि रियल है और इन्हीं की है, श्री रतन टाटा जी की स्टोरी है। हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ये बात है साल 1998 की, मतलब ये कब की बात है? 1998 की, जब टाटा मोटर्स ने अपनी पहली पैसेंजर कार इंडिका बाजार में उतारी थी। बहुत सारे लोग जानते होंगे कि इंडिका इन्होंने 1998 में बाजार में उतारी थी। दरअसल ये रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था। कैसा प्रोजेक्ट था? ड्रीम प्रोजेक्ट था। और इसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत भी की थी, मतलब बहुत ही मेहनत किया था। लेकिन इस कार को बाजार में उतारा, लेकिन बिल्कुल भी अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा रिस्पांस मिला। इस वजह से वह टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी। कंपनी से जुड़े सभी लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव दिया कि ये जो कंपनी है वो बेच दी जाए। और ना चाहते हुए भी रतन टाटा ने इस फैसले को स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि कंपनी बहुत ही घाटे में जा रही थी और उसके पास कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा था। जो उसके और मेंबर थे वो यही सजेस्ट कर रहे थे कि इस कंपनी को बेच दिया जाए। फाइनली रतन टाटा जी इस फैसले को स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद वो अपनी कंपनी बेचने के लिए अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी उस समय होती है फोर्ड, उसके पास जाते हैं। रतन टाटा और फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड की बैठक कई घंटों तक चली, मतलब कई घंटों तक दोनों लोग के बीच में बातचीत चलती रही। इस दौरान बिल फोर्ड ने रतन टाटा के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया और कहा, जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी नहीं है उसमें इतना पैसा क्यों लगा दिया, क्योंकि ये बिल्कुल नई शुरुआत थी टाटा की कार बनाने की। फिर उन्होंने फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड कहते हैं कि ये कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। रतन टाटा को ऐसा उन्होंने कहा। ये शब्द बिल्कुल बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गई। यही शब्द, ये सेंटेंस जो उन्होंने यूज किया, ये बिल्कुल उनके दिल दिमाग पर छप गए। वह वहाँ से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल कर दिया। उन्होंने इस डील को बिल्कुल कैंसिल कर दिया और बिल फोर्ड का वह अपमानित करने वाला वाक्य वो बिल्कुल सोचते रहे। बिल्कुल कई दिनों तक वो बिल्कुल इस बारे में बेचैन थे कि कोई ऐसा कैसे कह सकता है कि वो एहसान कर रहा है कंपनी मेरी खरीद कर। बस इसके बाद रतन टाटा ने निश्चय किया कि अब वो कंपनी ही नहीं बेचेंगे। डील होने के बाद उस डील को वो कैंसिल कर देते हैं और कंपनी को बेचते नहीं है और लग गए कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाने के काम में। और फिर उसी कंपनी में वो अपनी जी तोड़ मेहनत करने लगे कि जिससे उनकी कंपनी और ज़्यादा आगे बढ़ जाए। इसके लिए उन्होंने एक रिसर्च टीम तैयार की और बाजार में रिसर्च टीम को भेजा कि वो लोगों के अंदर से बातें लेकर आए कि वो लोग क्या चाहते हैं।
इसके बाद की कहानी सभी को पता है कि भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। मतलब इतनी ज़्यादा सक्सेस हुई कि आप सोच भी नहीं सकते कि एक समय में बिल्कुल फ्लॉप थी और एक समय में वो इतनी ज़्यादा सक्सेस हुई कि कोई उसको सोच भी नहीं सकता था। एक और चीज़ इसमें कहानी तो अभी इंटरेस्टिंग फैक्ट अभी स्टार्ट हुआ है कि इसी बीच जो फोर्ड कंपनी थी, कौन सी कंपनी? फोर्ड, जो जिन्होंने टाटा की कंपनी को खरीदने की डील की थी, बट उनको ताना मारते हुए आपने सुना ही होगा कि हम आपको पहले ही बताऊं कि आपकी कंपनी खरीद कर हम आप पर एहसान कर रहे हैं। उस समय फोर्ड कंपनी का पतन शुरू हो गया था जिस समय ये सक्सेस हुई थी। और आपको बता दूं कि साल 2008 आते आते फोर्ड कंपनी दिवालिया होने के कगार पर हो गई। दिवालिया का मतलब जब आप इतना कर्जा ले लीजिए बाजार से, लोगों से, जिसको आप चुका ना पाइए, तो आपकी कंपनी क्या हो जाएगी? दिवालिया। मौके की नज़ाकत को समझते हुए, मतलब ये जो मौका इस समय मिला था उनकी नज़ाकत को समझते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जगवार बनाने वाली कंपनी JLR की सबसे फेमस आपको गाड़ी पता होगी, लैंड रोवर और जगवार को खरीदने का प्रस्ताव रखा। ये दोनों कंपनी किसकी थी? फोर्ड की। फोर्ड का मालिक कौन था? बिल फोर्ड। उसी ने जिन्होंने रतन टाटा की कंपनी को खरीदने के लिए कहा, बट एहसान के तरीके से। तो उन्होंने इसको खरीदने का निश्चय किया और फिर इस प्रस्ताव को लेकर फोर्ड अधिकारी इस प्रस्ताव को भेज दिया फोर्ड अधिकारी के पास। फोर्ड अधिकारी भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद यह सौदा लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वही बात दोहराई जो रतन टाटा ने कही थी, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव किया। आप बहुत ध्यान से सुनेंगे इसको कि उस समय बिल फोर्ड ने रतन टाटा से क्या कहा था कि हम आपकी कंपनी जो ये टाटा इंडिका है इसको खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। लेकिन इस समय देखिए शब्द में परिवर्तन क्या हुआ कि बिल फोर्ड ने कहा कि आप हमारी कंपनी जो ये JLR है, जो लैंड रोवर और जगवार बनाती है, उसको खरीद पर आप हम पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। मतलब ये हमारी कंपनी खरीद कर, जो कि दिवालिया होने के कगार पर है, आप हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि आज JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन कहा ना कि महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। मतलब अगर आपको किसी का जवाब देना है तो आप उससे ज़्यादा सफल हो जाइए, वो खुद ब खुद आपसे घृणा करने लगेगा, आपसे जेलस फील करने लगेगा। तो कहानी बस इतनी ही थी कि एक ऐसा समय जब ये अपनी कंपनी को बेचने के लिए गए थे तो उसने उनको ये खरीदने के लिए कहा, लेकिन एक ऐसा सेंटेंस कहा जो इनके दिल पर लग गई। उन्होंने आपको बताया कि क्या कहा कि हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एहसान कर रहे हैं। तो इन्होंने फिर उसको ना बेचने का निश्चय किया और एक समय ऐसा आया कि जिस कंपनी को ये अपनी कंपनी बेच रहे उस कंपनी की खुद एक बड़े हिस्से को खरीद लिया। सोचिए कितनी बड़ी बात है। तो इससे आपको डेफिनेटली सीख मिली होगी कि अगर हम मेहनत करते हैं तो हमारा मेहनत बेकार नहीं जाएगा, कहीं ना कहीं वो हमें वापस जरूर मिलेगा किसी न किसी तरीके से। अगर हमारे मन में दृढ़ निश्चय है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। आई होप कहानी में आपको मज़ा आया होगा और ऐसी इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आगे आपको कहानियों के माध्यम से बताता रहूँगा। तो और विशाल स्टडी रूम को सब्सक्राइब कीजिए। ये मोटिवेशनल स्टोरी नंबर 3 था, 2 ऑलरेडी मैं इसके पहले कवर कर चुका हूँ, तो आप उसको भी देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार है। थैंक यू। दिस इज विशाल श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ।